हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप कर रहे हो मेरे साथ अपनी यूपी टेट और सीटेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के जो पढ़ाई होती है वो किसी काम की नहीं होती। इसलिए चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर किसका यात्रा वृतांत है। पैरों में पंख बांधकर किसका यात्रा वृतांत है, आपको ये बताना है। यशपाल, अमृत राय, सत्यनारायण या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर किसका यात्रा वृतांत है। आंसर कीजिए आप लोग। पैरों में पंख बांधकर किसका है साथियों, यह है रामवृक्ष बेनीपुरी का। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। आगे चलते हैं। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंध किसका है, आपको ये बताना है। इसके लेखक कौन है निबंध के मजदूरी और प्रेम? रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, भारतेंदु या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है? तो ये निबंध है किसका? सरदार पूर्ण सिंह का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रजाल कहानी। ये जो कहानी है इंद्रजाल, इस कहानी के कहानीकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, कौशिक, मुंशी प्रेमचंद्र। इनमें से कौन है इंद्रजाल कहानी के कहानीकार, आपको यह बताना है। इंद्रजाल कहानी के कहानीकार कौन है, आपको हम ये क्लास करवा भी चुके हैं। तो इसके हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए उसको सही इसका है, जयशंकर प्रसाद। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, ये हो गया बेर खाने का मतलब फल वाला। और 3 बेर खाती थी यानी कि 3 टाइम खाती थी। तो इसमें एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसका हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, आपको ये बताना है। इनमें से शब्दालंकार कौन सा नहीं है? श्लेष, विप्सा, उपमा, वक्रोक्त। तो आंसर कीजिए आप लोग। इनमें से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के श्रेणी में नहीं आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद इनमें से कौन सा हो जाएगा? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया। आंसर कीजिए। अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? अर्ध सम्मात्रिक, दोहा। आगे देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। क्या पूछा गया है? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 11, 13, 16, 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं सबको पता होगा आप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। आगे चलते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। क्या बताना है? भरत मुनि जो थे इनके अनुसार रसों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। 8, 9, 10 या फिर 11। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है साथियों? 8 है। कितनी है? 8 है रसों की संख्या इनके अनुसार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ये बताना है। विभत्स, भयानक, रौद्र या वीर। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो आंसर कीजिए आप लोग। क्रोध किस रस का स्थायी भाव हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा रौद्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं। उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। तो उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको इनमें बताना है रस कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण। तो इनमें से आप बताइए रस कौन सा हो जाएगा उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए आप लोग। इसमें श्रृंगार रस कौन सा है?
श्रृंगार रस है। उदह मोहित विसरत नाही। आगे चलते हैं। स्थायी भाव की संख्या है, क्या पूछा गया है? स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9, 10, 12, 13। आपको आंसर करना है स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं, 10 होते हैं, 12 होते हैं, फिर 13 होते हैं। स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने होते हैं स्थायी भाव? 9। आगे चलते हैं। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहावत का अर्थ होगा। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, इस कहावत का अर्थ बताना है आपको। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, या फिर प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, या फिर कपटपूर्ण व्यवहार, या किए का फल भोगना पड़ता है। तो आंसर कीजिए आप लोग। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर कर लीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संगत का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूल्हा तस बनी बराता का अर्थ होगा। जैसे दूल्हा तस बनी बराता, इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, या फिर सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना, या फिर सभी साथी एक ही जैसे होना, या फिर बेदंग होना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? जैसे दूल्हा तस बनी बराता, तो इसका हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है। पत्थर की लकीर होने का क्या अर्थ होता है? कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना, या मिट जाना। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर कीजिए। पत्थर की लकीर होना, तो इसका हो जाता है अमिट होना। क्या होना? पत्थर की लकीर यानी अमिट होना। आगे चलते हैं। ठनठन गोपाल का अर्थ है, क्या पूछा गया? ठनठन गोपाल, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? ठनठन गोपाल का ठनठन गोपाल का अर्थ क्या हो जाएगा? कंगाल, बेकार, धनवान, या फिर समय आने पर मुकर जाना। ठनठन गोपाल का क्या अर्थ होता है साथियों? आंसर कर लीजिए आप लोग। ठनठन गोपाल, आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। क्लास को एक बार लाइक कर लें सभी लोग, और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एक बार। और नए जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठनठन गोपाल का मतलब होता है कंगाल होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। यह फाइल कहाँ पहुंचानी है? प्रबंधक तक पहुंचाओ। अर्थ के आधार पर वाक्य कैसा है आपको ये बताना है। इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक है, या फिर आज्ञावाचक है। यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, तो यह वाक्य कैसा है आपको ये बताना है। इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, या फिर आज्ञावाचक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैसा है ये? आज्ञावाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का, यहाँ पे डॉट डॉट है, यहाँ पे भरना है आपको है ध्यान, वर्णन, मनन, चिंतन। तो इनमें से क्या भरना है? श्री कृष्ण के अनेक गुणों का कवि ने अपनी इस कविता में किया है। क्या किया है? ध्यान किया है, वर्णन किया है, मनन किया, फिर चिंतन किया है। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का कवि ने क्या किया आपको ये भरना है। ध्यान, वर्णन, मनन, चिंतन। तो आंसर कर लीजिए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनन किया। क्या किया है? कवियों ने अपनी इस कविता में मनन किया है। आगे देखते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित हो, उसके लिए एक शब्द बताना है। जिस स्त्री का पति जीवित हो। बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस क्लास है साथियों आपके लिए। बेहतरीन सेट लेकर हम आपके लिए आ रहे हैं। तो आप रोज़ आइए 7 बजे शाम को, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के पढ़ाई हमेशा कैसी होती है? अधूरी रह जाती है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी आपको है। तो जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। साधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? साधवा। आगे चलते हैं। अथ का विलोम शब्द है। अथ का विलोम बताना है आपको। क्या हो जाएगा? अथ का विलोम अंत, इति, अर्थ, अध। अथ का विलोम हो जाता है साथियों, क्या होता है? इति होता है। क्या होता है? इति। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। थोक का विलोम शब्द है। थोक का विलोम क्या हो जाएगा? परचून, थाक, थोया, पर्यायिक। तो इसका बड़ा ही आसान है। इसका हो जाता है परचून। क्या हो जाता है? परचून। ऑप्शन नंबर ए।
अगला देखते हैं। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द है। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, क्या हो जाएगा? अंतरंग, रंगारंग या जल तरंग या फिर राग रंग। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो आप लोग आंसर कर दीजिए साथियों। बहिरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही निकले, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है, पढ़ाई पूरी हो चुकी है और प्रैक्टिस में गलत क्वेश्चन नहीं निकलने चाहिए। कोशिश करिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरंग। क्या होता है बहिरंग का? अंतरंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निधन का पर्यायवाची शब्द है। क्या बताना है? निधन का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इसमें? दीवावसन, देहावसन, देहांतर या फिर आमरण। निधन का पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है इसमें से है। आप लोग आंसर कीजिए, हम देख रहे हैं कौन कौन सही आंसर कर रहा है। निधन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा क्या? देहावसन। क्या हो जाता है? देहावसन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। को किस प्रकार की विभक्ति है? ये जो को लिखा है, यह जो है किस प्रकार की विभक्ति है? संबंध है, अपादान है, कर्ता है या फिर कर्म है? आंसर कीजिए आप लोग। को किस प्रकार की विभक्ति है? आंसर कीजिए। को किस प्रकार की विभक्ति है? तो यह है कर्म की। किस प्रकार की है? कर्म। कर्ता ने कर्म को, है ना? तो यहाँ पे आएगा कर्म। आगे चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 8। तो आप लोग बताइए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों वाच्य होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। आगे चलते हैं। देशज शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शब्द देशज है, आपको यह बताना है। देखते हैं। पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है खेत, चौथा है लोटा। तो देशज शब्द का चयन करना है आपको। तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि देशज कौन सा है? लोटा है। कौन सा है? लोटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द छाटना है। बारात, वर्षा, हाथी, आंसू। तो इनमें से तत्सम कौन सा है, आपको यह बताना है। आंसर कीजिए। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वर्षा। कौन सा है? वर्षा। अगला देखते हैं। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? धक्का मुक्की कौन सा समास हो जाएगा इसमें? कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? धक्का मुक्की दोनों ही यहाँ पर शब्द कैसे हैं? प्रधान है। कैसे हैं? प्रधान है। धक्का भी, मुक्की भी। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा है? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय? त्रिफला में कौन सा समास हो जाएगा, आपको यह बताना है। त्रिफला में कौन सा समास हो जाएगा साथियों? द्विगु समास हो जाएगा। कैसा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा त्रिफला में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? क्या बताना है? मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि है? मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? मुख्य दर्शन में समास है कौन सा? आंसर कीजिए, फिर हम आपको बता देते हैं। मुख्य दर्शन में है साथियों कौन सा? तत्पुरुष। कौन सा है? तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत, इसमें बताना है उपसर्ग कौन सी। अरे सॉरी, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। हाँ, उपसर्ग के बारे में बताना है। कौन सी उपसर्ग है? नत है, आ है, अव है, अवन है। उपसर्ग कौन सी इसमें लगी है? अवनत में उपसर्ग पूछा गया है, कौन सी लगी हुई है? इनमें से कौन सा शब्द लगा है उपसर्ग के रूप में? इसमें लगा है अव। कौन सा लगा है? अव लगा है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? जितने शब्द दिए हैं इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। अपवाद हो जाएगा या फिर पराजय हो जाएगा या फिर प्रभाव हो जाएगा या फिर ओढ़ना हो जाएगा? तो इसमें साफ साफ पता चल रहा होगा, आपको पढ़कर ही पता चल रहा होगा। अपवाद में उपसर्ग क्या है? अप। पराजय में क्या है? परा। प्रभाव में क्या है? प्रा। ओढ़ना में क्या है? कुछ नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखते हैं।
महोदय में कौन सी संधि है? महोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ, यड़, गुड़ या वृद्धि? महोदय कई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला महोदय। तो आप लोग आंसर कीजिए, महोदय में कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? तो महोदय में हो जाएगी गुड़ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुड़ संधि का ये उदाहरण है महोदय। आगे देखते हैं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। ज्ञानोदय में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? यह बताना है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय में संधि कौन सी है? तो इसमें है स्वर संधि। कैसी संधि है? स्वर संधि। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी आपको शुद्ध करनी है। कौन सा इसमें से सही लिखा है? अधिशासी। देखिए इन चारों को और बताइए कौन सा अधिशासी सही लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अधिशासी कौन सा सही लिखा हुआ है? आंसर कीजिए आप लोग। आंसर सही करने की कोशिश कीजिए साथियों। अधिशासी कौन सा सही लिखा हुआ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल सही लिखा है। बाकी सारे के सारे कैसे हैं? गलत हैं। ये क्यों गलत है? इसमें बड़ी की मात्रा लगी जबकि इसमें छोटी की लगनी थी, तो ये भी गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? क्या पूछा गया है? प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो आप लोग बताइए किस प्रकार की ध्वनि है? ध्वनि पूछा गया है। ला जो है वो किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या फिर संघर्षहीन है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला किस प्रकार की ध्वनि है? आपको कई बार बताया गया होगा और कई बार हम खुद बता चुके हैं। पार्श्विक ध्वनि है ला। कैसी है? ला पार्श्विक ध्वनि है। ला पार्श्विक है। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास देखने के लिए धन्यवाद और आप अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहिए। बाय बाय।